हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये टॉपिक आपको यूपीएससी में और विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आखिर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? दोस्तों, आप को मालूम होगा कि हर एक संविधान की अपनी एक विशेषता होती है। ब्रिटिश जो संविधान है उसकी भी एक विशेषता है, अमेरिकन संविधान की भी एक विशेषता है। तो इस तरह से प्रत्येक देश का जो संविधान है उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो आज मैं उन्हीं स्पेशल फीचर्स, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला जो स्पेशल फीचर है वो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है। वो क्या है कि डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अभी आपने देखा होगा कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल था। अभी बहुत सारे संशोधन हुए, माने 104 संशोधन हो चुके हैं आजादी के बाद से। तो उसके बाद में 470 धाराएं हो गई हैं और 12 शेड्यूल हो गया है। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे संविधान निर्माता बहुत सारी बातों को संविधान में लिख देना चाहते थे? ऐसा क्यों? वो चाहते थे कि चूंकि हिंदुस्तान 1000 वर्ष तक गुलाम रहा था और यहां पर प्रजातंत्र की प्रणाली का दूर दूर तक अभाव रहा है, सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला रहा हिंदू पीरियड में भी और बाद के वर्षों में। तो वो कोई भी लूप होल संविधान के अंतर्गत छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई कमी को छोड़ना नहीं चाहते थे, ताकि बाद के वर्षों में किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, फसाद नहीं हो, विवाद नहीं हो। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से मनमानी तौर पर उसकी व्याख्या न करने लगे। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विस्तृत व्याख्या संविधान के अधीन, संविधान के उपबंधों में किया है, ताकि प्रत्येक आर्टिकल प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए। और इसीलिए संविधान बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है। दूसरा फैक्टर यह है कि इसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका भी समावेश हमारे भारतीय संविधान में कर दिया गया है। 1935, आप जानते होंगे कि 1935 एक्ट के अधिकांश उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और 1935 के एक्ट में बहुत सारी जो उपबंध हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के हैं कि सेंटर का स्टेट के साथ में क्या रिलेशन रहेगा, सेंटर के सब्जेक्ट क्या रहेंगे, स्टेट के सब्जेक्ट क्या रहेंगे, समवर्ती सूची क्या रहेगी जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो ये सारे जो प्रशासनिक जो मटेरियल हैं, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसका समावेश भारतीय संविधान में कर दिया गया है, ताकि जो यूनिट है राज्य और जो केंद्र सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट, उसके बीच में किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं हो। ज्यूरिडिक्शन माने अधिकार, क्षेत्राधिकार के लिए के आधार पर झगड़ा नहीं हो, फसाद नहीं हो।
तो गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली चले, रन करे, यह हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का समाज एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी रहा है, वर्गीकृत समाज रहा है, छोटे नीचे का बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इनकी संख्या कुल मिलाकर 60-70% है। लेकिन ये जो वर्ग हैं वो हमेशा से, हजारों वर्ष से दबे कुचले रहे हैं। इन्हें शासन में भागीदारी करने का मौका नहीं मिला। तो इन वर्गों के लिए विशेष तौर पर संविधान में उपबंध किए गए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि अगर आप अमेरिकन संविधान देखेंगे तो उसमें पाते हैं कि केवल जो केंद्र सरकार है उसके लिए संविधान बनाया गया था, राज्यों के लिए संविधान नहीं बनाया गया था। राज्यों ने अपना संविधान खुद बनाया। तो अमेरिका में आज की स्थिति यह है कि वहां पर दोहरी नागरिकता तो है, इसके साथ में हर एक राज्य के पास में अपना एक संविधान है और केंद्र का भी संविधान है। तो इसके कारण से अमेरिका में हम क्या देखते हैं, अमेरिका में केवल जो केंद्र सरकार है उसी के लिए संविधान बनाया गया था और सिर्फ 7 आर्टिकल उसमें थे, ओनली 7 आर्टिकल्स। विश्व का सबसे छोटा संविधान। लेकिन हमारे संविधान में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के अधिकार और कर्तव्य, जैसे मुख्यमंत्री के अधिकार कर्तव्य, राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य, इन सारे बातों को जो राज्य से संबंधित है उसको भी संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। और इस तरह से संविधान का जो आकार है वो बढ़ता गया है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से उपबंध किए गए थे। धारा 370 और 35A जोड़ा गया, जो अभी 2019 में इन उपबंधों को खत्म किया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कानून को, उपबंधों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग से धारा जोड़े गए हैं, जैसे नागालैंड के लिए 371। तो नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन राज्यों के लिए भी संविधान में पृथक से उपबंध किए गए हैं। तो दोस्तों, इन सब का नतीजा ये रहा है कि हमारा संविधान का आकार बहुत ही विस्तृत हो गया है और आज की तारीख में 470 धाराएं हैं, 12 शेड्यूल है। इन सब कारणों से हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत हो गया है। दूसरा फैक्टर क्या है?
दूसरा फैक्टर है सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हालांकि बहुत सारे उपबंध दूसरे संविधान से लिया, लेकिन उन्होंने उन उपबंधों को हमारे देश के आवश्यकताओं के अनुरूप उसको एडाप्ट किया गया है, मतलब उसको ढाला गया है। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी, अगर अमेरिका के संविधान को आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। और मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस हो गया है बिकॉज ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन हालांकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब एकीकृत जुडिशरी की या न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे संविधान में भी की गई है, और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिया गया है। लेकिन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी माने संसदीय जो संप्रभुता है उसका भी ख्याल रखा गया। वो कैसे? जैसे आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, संसदीय प्रणाली, वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, माने वो सॉवरेन है। ये हमारे देश में संविधान सॉवरेन है। हम जो सार्वभौम है वो कौन संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट हमारे देश में सॉवरेन है। जैसे कि ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि वहां पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने को छोड़ करके, माने ये काम नहीं कर सकते, बाकी सारे काम पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकती है। ऐसा ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में। लेकिन हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से लिया है वो सॉवरेन नहीं है, माने सार्वभौम नहीं है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है जो संविधान के उपबंधों के विपरीत होता है या उसके अनुरूप नहीं होता है, तो फिर जुडिशरी का काम है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत में उस कानून को निरस्त कर दे, नल एंड वॉइड कर दे, क्वैश कर दे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि देयर इज ए सिंथेसिस बिटवीन द जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। माने कोई भी संस्था हमारे देश में इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि दूसरी संस्था को चुनौती दे सके। यह हमारे देश की एक बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है, हमारे देश के संविधान की एक यूनिक फीचर है। और पिछले 70 साल से आपने देखा है कि किस तरह से संविधान रन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक अभी बताता हूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो भी कानून संसद नीति निर्देशक तत्व के इंप्लीमेंट के लिए, क्रियान्वयन के लिए बनाती है, माने संसद के द्वारा बनाई जाती है, तो उसको इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है या जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा केस मामले में क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसकी प्राइमेसी फंडामेंटल राइट्स पर, मौलिक अधिकार पर नहीं हो सकती है, सिर्फ एक मामले में हो सकती है, और वो क्या है? आर्टिकल 39 बी और सी।
अगर आर्टिकल 39 बी और सी जो जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और दूसरा टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू पीपुल, कुछ ही लोगों के पास में बहुत ज्यादा जो संपत्ति है उसको कम करने का अगर प्रयास किया जाएगा, तो ये दो मामलों में आर्टिकल 14-21 आड़े नहीं आएंगे। मतलब 39 बी और सी की प्राइमेसी फंडामेंटल राइट्स पर रहेगा, और इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू के तहत में संसद द्वारा बनाए गए कानून जो आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश की जो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों में एक ब्लेंडिंग है, एक मिश्रण है, और तीनों जो अंग हैं संविधान के उनको मालूम है कि हमारी लिमिट क्या है, हमारी अधिकारिता क्या है, हमारा जुडिक्शन क्या है, और तीनों अंग ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न किया जाए। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा? कटुता बढ़ेगी, टसल होंगे, स्ट्रगल होंगे, जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव। हालांकि हमारे देश में 15-20 साल तक जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में जबरदस्त द्वंद्व हुआ है, खास करके इंदिरा गांधी के पीरियड में, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि तीनों जो अंग हैं वो स्मूथली रन कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा जो विशेषता है हमारे देश के संविधान का वो क्या है? मैंने लिखा है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश का जो ढांचा है, माने संवैधानिक जो ढांचा है वो क्या है? फेडरल है। एक संघात्मक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, और अब तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जिला स्तर पर, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर भी वहां भी सरकार का गठन किया गया है, जो वस्तुतः बहुत ज्यादा ऑटोनोमस है, और बहुत सारे अधिकार जिला पंचायत को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार शासन चल रहा है। ये तो हुआ संघात्मक ढांचा की विशेषता। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि जो संघात्मक ढांचा है, जैसे अमेरिका में, तो वहां पर 2 स्तर पर शासन चल रहे हैं, माने केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ 3 स्तर पर चल रहा है। मतलब फेडरल स्तर में भी आप देखेंगे कि बहुत ही व्यापकता है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद जो एकात्मकता, यूनिटरी का जो स्पिरिट है, वो सबसे ज्यादा हमारे देश के संविधान में है। वो कैसे? अगर आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे तो वहां पर मात्र 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट जो केंद्र सरकार के अधीन में है। बाकी सब्जेक्ट के लिए कानून बनाने का अधिकार या क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्य सरकारों के पास में है। लेकिन हमारे देश में आप देखेंगे कि अभी जो यूनियन लिस्ट है और जो स्टेट लिस्ट है, जो 7वीं अनुसूची में मैंने आपको अनेक बार बताया है, तो उसमें हम क्या पाते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है, जो राज्य लिस्ट है और जो समवर्ती सूची है, तो उसमें यूनियन लिस्ट सबसे ज्यादा है। पहले 97 था, अब 101 हो गया है। उसी तरह से राज्य सूची में पहले
67 हुआ करते थे, अब 61 रह गए हैं। पहले समवर्ती सूची में 47 हुआ करते थे आइटम, अब 52 हो गया है। तो ये जो विभागों का जो हम बंटवारा देखते हैं वो क्या है, वो केंद्र सरकार की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस केंद्र को है और केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक कारण है कि जब भी केंद्र कमजोर होता है, यहाँ जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो अपना सिर उठाने लगती हैं और केंद्र से आज़ाद हो जाती हैं। जैसे कि आपने मुगल शासन के डिक्लाइन के या डाउनफॉल के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जब मुगलों का जो केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगा तो बहुत सारे राज्यों का उदय हो गया, जैसे कि अवध में, हैदराबाद में, मैसूर में, बंगाल में। तो जितने भी सूबेदार थे मुगल एम्परर के, सब अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया और इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया और वहाँ के वो नवाब बन गए। तो दोस्तों, यह हमारे देश के इतिहास की बहुत बड़ी कमी रही है। ऐसा कमी चाइना में कभी नहीं रहा। चाइना में हमेशा एक सेंट्रल अथॉरिटी रहा है। तो दोस्तों 1911 तक। तो दोस्तों यहां पर हम क्या देखते हैं, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये रिजिडिटी क्या है? आप देखेंगे कि संविधान के जो कुछ आर्टिकल हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो है रिजिड, कठोर। कैसे? कि उसके लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से तो 2/3 बहुमत और प्लस स्पेशल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो पास किया जाना चाहिए। और उसके बाद में हिंदुस्तान के आधे राज्यों से भी उसका रेटिफिकेशन वहां के असेंबली से किया जाना होगा। तभी जो है जो फेडरल जो संघात्मक जो उपबंध हैं उसको आप संशोधित कर सकते हैं। ये जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से कम जटिल है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में अगर कोई संशोधन करना होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को से संबंधित कोई अमेंडमेंट लाना होता है, तो वहां पर 3/4 राज्य की मंजूरी आवश्यक है, इन एडिशन टू कांग्रेस के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए, प्लस 3/4 राज्यों का भी अनुमोदन होना चाहिए। हमारे यहां क्या है कि आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए, माने स्पेशल मेजॉरिटी से वहां के असेंबली के द्वारा पास किया जाना चाहिए। जो भी कानून फेडरल, जैसे अभी आपने देखा जीएसटी, अब जीएसटी जो है वो ऐसा कानून है जो राज्य के रिसोर्सेज और केंद्र के रिसोर्सेज दोनों को प्रभावित करते हैं। तो केंद्र सरकार को क्या करना पड़ा? उन्हें संसद के दोनों सदनों से तो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास कराना ही पड़ा, साथ साथ आधे राज्यों के असेंबली से रेटिफिकेशन कराना पड़ा, उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ा, तभी देश में जीएसटी लागू किया जा सका। लेकिन बहुत सारे जो अनुबंध हैं उसको केवल संसद के दोनों सदनों से ही स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। हमारे यहां तो राज्यों के बाउंड्री में अगर तब्दीली करना तो उसके लिए तो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है और उसमें राज्य की सहमति भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भले ही यूनिट रखा गया है, लेकिन जहां तक संविधान संशोधन का मामला है वहां पर
राज्यों को इनिशिएट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि राज्यों को इनिशिएट करने का भी पावर है। वहां पर संविधान संशोधन जरूरी नहीं है कि उसका बिल कांग्रेस में ही प्रस्तुत हो, किसी कैलिफोर्निया के कांग्रेस में भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। बहुत सारे उपबंध हैं जिसको कि आसानी से उसको अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। और कुछ जो उपबंध हैं जो राज्य और केंद्र के संबंधों की व्याख्या करते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर के फाउंडेशन हैं, तो उनको अमेंडमेंट करने के लिए आधे राज्यों की सहमति या उनके असेंबलीज के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से रेटिफिकेशन भी प्राप्त करना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिश्रण है। एक और इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। यह आपको क्वेश्चन भी आता है जिसको कि आपको व्याख्या करना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी आपको बताया कि जो फेडरल जो है हमारे देश के संविधान का जो स्वरूप है वो क्या है, फेडरल है, संघात्मक है। लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो माने स्पिरिट, वो क्या है, एकात्मक है। वो कैसे है कि हालांकि संविधान ने राज्य के लिए, केंद्र के लिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं जिला पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए अधिकारों का बंटवारा किया है, लेकिन जब देश पर विपत्ति आएगी, जब देश पर बाहरी आक्रमण होगा या आर्म रिबेलियन हो जाएगा, मान लीजिए सैनिक विद्रोह हो जाएगा, जो धारा 352 की बात मैं कर रहा हूं, या कोई भी राज्य ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है जहां पर कि संविधान के अनुसार से उस राज्य की शासन नहीं चलाई जा सकती है, धारा 356, या पूरे देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है जहां पर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हिचकोले खा रही है, हम जो सामान आयात कर रहे हैं उसका पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारा जो पूरा जो फॉरेन ट्रेड है पूरी तरह से बिगड़ गया है, हमारी साख पर बट्टा लगने जा रहा है, हम जो आयात कर रहे हैं उस पर उनका मूल्य चुकाने में असमर्थ है, जैसे कि 1990 में हुआ था। हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। देश में अकाल हो गया, देश में बाढ़ हो गया, या मान लीजिए भूकंप हो गया, विपत्ति आपदा आ गई, जिसमें कि देश के आधे जो आबादी है वो पूरी तरह से, उनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट, और इसका व्याख्या किसमें है, धारा 360 में। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के संविधान ने क्या किया है, उन्होंने एक यूनिटरी माने फेडरल जो व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, वो एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा, और पार्लियामेंट जो है ना उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च हो जाएगी। वो राज्यों के जो द्वारा जो बनाए कानून है उसको भी वो खत्म कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन जो वाइमार संविधान से लिया गया है, जिसके बारे में मैं कल बता चुका हूं, तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है तो इसके कारण से देश बाहरी आक्रमण के सामने में एक यूनिट के रूप में लड़ने की स्थिति में आ जाता है।
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भले ही संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो एकात्मक है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ा स्पेशल फीचर है, जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो आपको इंग्लैंड दूसरे जगह नहीं मिले। जो इंग्लैंड में तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जहां जहां भी संघात्मक व्यवस्था है वहां और जो हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जहां पर कि भले ही जो संविधान का जो ढांचा है वो उसको संघात्मक रखा गया है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आएगी या देश को बाहरी आक्रमण से जूझना होगा या वित्तीय संकट होगा, तो ऐसी स्थिति में पूरा देश एक यूनिट के रूप में काम करेगा। यह बात अमेरिका में नहीं है। और अमेरिका में आपने देखा कि अब्राहम लिंकन के समय में 1865 में क्या हुआ, तो वहां सिविल वार हो गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। और ऐसा लगा कि अमेरिका दो भागों में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। दोनों में जबरदस्त, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ था, लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं हुई है पिछले 70 साल में। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक फीचर है। दोस्तों, 2 पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूं। पहला, हालांकि हमारे देश की आत्मा सेकुलर स्टेट की रही है, पंथ निरपेक्ष इसको हिंदी में कहते हैं। हालांकि संविधान में जो मूल संविधान है उसमें सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान हमारे संविधान का जो प्रियम्बुल है, मतलब प्रकथन, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड और इसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया था। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों, हमारा देश जो है वो एक सेकुलर या पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा करता है, और इसी सेकुलरवाद पर हमारे देश के विभिन्न सरकार ने काम किया है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। भले ही हमारा देश हजारों वर्ष तक सामंतवादियों के चंगुल में रहा, जातिवाद के चंगुल में रहा है, लेकिन एक बार संविधान लागू हो जाने के बाद में जाति व्यवस्था या सामंत व्यवस्था या महिला और पुरुष में भेदभाव या किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ये पूरी तरह से हमारे संविधान ने मनाही किया हुआ है। और इसका पालन हमारे देश के सभी सरकारों ने किया है, भले उनकी विचारधारा अलग अलग हो। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे भारतीय संविधान का। वो कैसे है? अभी दोस्तों, जब हम अमेरिका से अपने देश की तुलना करते हैं, हालांकि अमेरिका में 1789 से संविधान लागू है, तो अभी कितने साल हो गए? 200 वर्षों, मैंने 230 साल से ज्यादा हो गया है अमेरिका में संविधान लागू हुए। हमारे देश में 70 साल हुआ है। तो अमेरिका में अभी भी आप क्या देखते हैं, अब तो उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया, लेकिन गोरों के द्वारा निगरों पर, ब्लैक लोगों पर, कालों पर बहुत ज़्यादा जुर्म जबरदस्ती किए जाते रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देखते हैं कि जो विदेशी लोग जाते हैं उसको मार देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर रेसिस्ट भावना अभी भी पश्चिमी देशों में व्याप्त है, लेकिन हमारे देश में भी है। हमारे देश में अभी जैसे कि बहुत सारे मुसलमानों का लिंचिंग किया गया, लेकिन सरकार ने सख्ती के साथ में उसको रोका। गवर्नमेंट वाज नॉट द पार्टी, ये फर्क है।
पश्चिमी देशों अमेरिका से हमारे देश में यह फर्क है कि घटना तो होती है, अमेरिका में भी होती है, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, और हिंदुस्तान में भी होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, जहां पर क्यों माइनॉरिटी में है, सब जगह हो रही है। लेकिन सरकार जो है इस गेम में नहीं होती है, सरकार का कोई बर्दाश्त नहीं होता है। और सरकार जब भी ये घटनाएं प्रकाश में आती है तो सरकार सख्ती से ऐसे मामलों को कुचलती है, दबाती है, खत्म करने का प्रयास करती है। ये डिफरेंस है हमारे देश के संवैधानिक उपबंधों में और अन्य देशों में। तो दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 या 19 या 26, 27 या 25 राइट टू रिलीजन, या 28 या 29, 30, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके बारे में मैं अगले दिन बताऊंगा आपको। ये सारे जो आर्टिकल हैं वो क्या, वो सेकुलरवाद या पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। लास्ट में दोस्तों, मैं चूंकि समय खत्म हो रहा है तो इसीलिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उसको बहाल किया। और कोई भी कानून जो संसद के द्वारा या राज्य सरकार के असेंबलीज के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए जाते हैं या लागू किए जाते हैं, अगर वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस कानून को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके तहत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि उस कानून को नल एंड वॉइड कर दे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। जो पार्लियामेंट का जो सुप्रीमेसी है या सॉवरेंटी है और जो जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है, दोनों के बीच में एक बेहतर बैलेंस या संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो आपने देखा होगा कि इसी के तहत में जो नेशनल जुडिशियल NJAC जिसको बोलते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 भारत सरकार ने बनाया और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में व्याख्या कर चुका हूं और हमारा आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आज कोशिश किया कि जो स्टीरियोटाइप के जो क्वेश्चंस हैं या जो इसके स्पेसिफिक फीचर्स है वो आपको ना बताई जाए। कुछ जो टिपिकल जो स्पेशल फीचर है वही हमने बताने का कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच।